नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, इस वक्त महंगाई पूरे देश भर में चरम पर पहुंच चुकी है। ऐसा प्रतीत है कि देश में जिंदगी आसान है, लेकिन जिंदगी जीना बहुत कठिन और बहुत महंगा होता जा रहा है। विशेष तौर पर उन लोगों के लिए जो गरीब हैं, उन लोगों के लिए जो निम्न मध्यम वर्ग में हैं, उन लोगों के लिए जो मध्यम वर्ग से आते हैं, मिडिल क्लास, महंगाई का सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल वाला वर्ग है, जिसके घर का बजट बिगड़ चुका है, जिसकी थाली महंगी हो गई है, जिसका जीवन महंगा हो गया है। आप सोचिए कि साल 2 साल पहले का और आज के वक्त की महंगाई की स्थिति कितनी विकराल हो चुकी है। शायद ही आपके आसपास कोई चीज ऐसी वस्तु हो जिस पर महंगाई का व्यापक और बड़ा असर न पड़ा हो। यह असर परेशान करता है, विचलित करता है। उसका मुख्य कारण इस बात का है कि कोरोना काल में जिस तरह से लोगों के काम धंधे बंद हुए हैं, 12 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां गईं और चरम पर बढ़ती हुई महंगाई, कोड़ में खाज। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिंदगी आसान है, लेकिन जिंदगी जीना बहुत मुश्किल और कठिन और महंगा होता जा रहा है। जिनके पास बेशुमार दौलत है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेट्रोल डीजल किस रेट पे बिक रहा है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि मटर 70 रुपए किलो क्यों बिक रही है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि दाल 200 रुपए किलो क्यों चली गई है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि गोभी का एक फूल 30 रुपए में क्यों मिलता है। लेकिन उन्हें फर्क पड़ता है जिनका जीवन थोड़े चंद पैसों में चलता है, छोटी नौकरी करते हैं, कंप्रोमाइज करके अपना जीवन जी रहे हैं। इस भीषण परेशानी के वक्त में लोगों की नौकरियां चली गई, कोई नौकरी कर भी रहा है तो आधी कीमत पर सैलरी मिल रही है उसे। किन हालात के बीच लोग अपना जीवन जी रहे हैं, इसको बता पाना कठिन है। जिस वक्त हमें दाम नियंत्रित करने चाहिए, दाम बांधना चाहिए, उस वक्त दाम आसमान पे है। बिजली का बिल बढ़ चुका है, मोबाइल के खर्चे बढ़ चुके हैं, किचन के खर्चे बढ़ चुके हैं, गाड़ी का खर्चा बढ़ चुका है। स्कूलों की फीस कोरोना काल में हटी नहीं, बढ़ती ही चली गई। रोजमर्रा की वस्तुएं महंगी होती जा रही हैं। फल फ्रूट कुछ भी लेने जाइए, आग लगी हुई है। महंगाई की यह हालत है। लेकिन हम में से कुछ लोग महंगाई पर चर्चा नहीं करना चाहते, महंगाई के विषय पे बात नहीं करना चाहते हैं, बस बर्दाश्त करना चाहते हैं। इस बात को कैसे भूला जा सकता है कि 1 साल पहले पेट्रोल की कीमत और आज के पेट्रोल की कीमत में 17 रुपए का अंतर आ चुका है। साल भर के भीतर पेट्रोल की कीमत 17 रुपए बढ़ा दी गई। डीजल की कीमत साल भर के भीतर 15 रुपए बढ़ गई। आपको पता है पिछले साल आप किस रेट पे पेट्रोल डीजल लेते थे, आज किस रेट पर पेट्रोल डीजल ले रहे हैं? महंगाई का मुख्य कारण पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें हैं। जितना ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट महंगी होगी, आप तक पहुंचने वाले माल की कीमत बढ़ेगी। वरना क्या कारण है कि साल भर में डीजल की कीमत 15 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई, पेट्रोल 17 रुपए प्रति लीटर बढ़ गया? तो इंपैक्ट तो आपके किचन में भी आएगा, आपकी डाइनिंग टेबल पे भी आएगा, आपकी थाली में भी आएगा और आपके जीवन में भी आएगा। नोटबंदी, जीएसटी, आर्थिक मंदी, फिर कोरोना, 4 बड़े संकटों से उबरने के बाद अब महंगाई डाइन। लोग जिए तो कैसे जिए, क्या करें लोग? मैं मानता हूं कि पिछले 7-8 सालों में महंगाई सबसे बड़ी समस्या की तौर पर उभरी है। दाल 110 रुपए पहुंच गई, सब्जी लेने जाइए आपको मिलेगी नहीं सस्ती। अभी आज मैंने लखनऊ के रेट से मंगाए, आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। मटर 30 रुपए किलो, आलू 20 रुपए किलो, शिमला मिर्च 40 रुपए किलो, संतरा अंगूर की तो बात छोड़ दीजिए, सेब खाना भी महंगा 200 रुपए किलो पहुंच गया।
दाल और चावल की कीमतें आसमान छू रही हैं। तो गरीब आदमी के पास विकल्प क्या है? जन कल्याण के लिए चुनी गई सरकारों का कर्तव्य क्या है? महंगाई पर नियंत्रण रखना, यह सरकारों का प्राथमिक कर्तव्य है। और मैं फिर कह रहा हूं कि जिनकी तनख्वाहें ऊंची हैं, जिनके पास बेशुमार दौलत है, उनको किसी भी रेट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क गरीब आदमी को पड़ता है, फर्क इस देश की 95% आबादी को पड़ता है, फर्क उत्तर प्रदेश के 23 करोड़ लोगों को पड़ता है, फर्क हर घर में पड़ता है। आप पिछले 5 सालों में कुछ मत कीजिए, अपने घर के बजट की तुलना कीजिए कि 5 सालों में आपके घर के बजट की क्या हालत थी, आज कहां पहुंच गए हैं आप। बिजली का बिल भरते भरते लोग बेहाल हैं। सब्जियां खरीदने में तनख्वाहें निकल जा रही हैं। किचन मैनेज करने में लोगों को कठिनाइयां हो रही हैं। बचत के साधन खत्म हो गए हैं। पैसे की बचत की कल्पना ही मत करिए इस दौर में। जो है वो भी जा रहा है। पूरी तनख्वाह सिर्फ जिंदगी को किसी तरह जीने में बीत रही है लोगों की। यह है महंगाई का स्तर। गरीब आदमी गांव में कैसे अपना जीवन निर्वाह कर रहा है? लोगों ने अपने खर्चों में कटौतियां कर ली हैं। लग्जरी आइटम्स लेने बंद कर दिए हैं। गैर जरूरी चीजों में कटौती कर दी है। जीवन की विलासिता खत्म हो गई है। अब जीवन जीना ही सबसे बड़ा टास्क हो गया है। महंगाई का स्तर इस वक्त इस कदर बढ़ा हुआ है कि हम आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। लोग बेहाल हैं। और उनकी कल्पना करिए, जिन 12 करोड़ लोगों की नौकरियां गई हैं, जिनके धंधे चले गए हैं, उनके घरों का क्या हाल होगा। महंगाई बहनों भाइयों गरीब के घर अवसाद लाती है, समस्या उत्पन्न करती है, मनोबल तोड़ती है, प्रतिभाओं को नष्ट करती है। महंगाई का इंपैक्ट समाज में बड़ा व्यापक और नकारात्मक होता है। हमें इस पर विचार करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, क्योंकि यह बढ़ती हुई महंगाई देश की सबसे विकराल समस्या के तौर पर बढ़ रही है। और सरकारों के पास इजी मनी के तौर पर अगर कुछ है तो है पेट्रोल और डीजल। क्या आपको पता है कि पेट्रोल सिर्फ 29 रुपए का पड़ता है भारत में लैंड होने के बाद, उतरने के बाद जहाजों से? लेकिन आपसे 55-56 रुपए ज्यादा लिया जाता है टैक्स के नाम पर। यही हालत डीजल की है। 30 रुपए प्रति लीटर डीजल पड़ता है, आपसे 77 रुपए वसूला जाता है। 47 रुपए ज्यादा। 56 रुपया डीजल में, पेट्रोल में टैक्स लिया जाता है, सिर्फ टैक्स। तो आखिर इस प्रकार की बढ़ती हुई महंगाई पर हमें कहीं तो नियंत्रण लगाना है। सरकारों को अपनी पॉलिसी पर विचार करना पड़ेगा, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र की सरकारें हो। आप माल भाड़ा बढ़ा देंगे, आप ढुलाई की कीमतें बढ़ा देंगे, निश्चित तौर पर उसका इंपैक्ट आम आदमी के जीवन पे आएगा ही आएगा। सो चुके विपक्ष से आप उम्मीद न रखें, आपको खुद आवाज उठानी पड़ेगी अगर आप महंगाई के शिकार हैं तो, क्योंकि यह समस्या व्यापक है। हमारी बचत खत्म हो रही है। तो कब तक यह महंगाई लोगों को परेशान करेगी और इसका इंपैक्ट लेवल क्या है? यह एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई ने कोहराम मचा के रखा हुआ है। लोग बेहाल और परेशान हैं इस मसले पर। तो सरकारों का कर्तव्य है कि जीवन को आसान करें, कीमतों पर नियंत्रण स्थापित करें। जिस प्रकार का किसान आंदोलन हो रहा है और अनलिमिटेड भंडारण की जो आपको प्राइवेट कंपनियों को सुविधा दी गई है, कल को हो सकता है कि यही चावल, दाल, आटा आपको इस वक्त की कीमतों से 10 गुना ज्यादा मिले, 5 गुना ज्यादा मिले, 2 गुना ज्यादा मिले। क्योंकि जब सरकार नियंत्रित पेट्रोल और डीजल की यह हालत है तो प्राइवेट नियंत्रित कंपनियों का आटा, दाल, चावल की क्या हालत होगी। इसलिए महंगाई को बांधने की जरूरत है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग बता गए। दाम बांधिए तभी महंगाई खत्म होगी, अन्यथा नहीं होगी। अगर बाजार पर व्यवस्था को छोड़ दिया गया तो गरीब आदमी के लिए बाजार नहीं होता। बाजार उसके लिए होता है जिसकी जेब में माल है, पैसा है। आज की डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ आज के कार्यक्रम में नवीन श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी से हैं, नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी से हैं, सैयद जरीन बहुत जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सुचि विश्वास कांग्रेस से हैं, आकाश जिंदल बहुत ही जाने माने अर्थशास्त्री हैं, सुशील चंद्र त्रिपाठी जी फॉर्मर सेक्रेटरी हैं
पेट्रोलियम और नेचुरल गैस भारत सरकार के। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। नवीन श्रीवास्तव जी, निश्चित तौर पर यह बेहद चिंता का विषय है। जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है, खाद्यान्न की कीमतें बढ़ रही हैं, रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमत बढ़ रही है। मुझे नहीं पता कि आप सब्जी लेने जाते हैं या नहीं जाते हैं, अगर जाते होंगे तो आपको भी उसके दंश का सामना करना पड़ना होगा। आखिर आप तो ये कह के आएंगे तो ये महंगाई को आप नियंत्रित करेंगे, दाम बांधेंगे, पर यहाँ तो दाम आसमान पर हैं। ब्रजेश जी देखिए, कोरोना सिर्फ महामारी नहीं थी, एक वैश्विक महामारी थी। इससे बड़ा संकट हम लोग के जिस उम्र के लोग हैं कभी हमने देखा नहीं। भविष्य में क्या होगा हम नहीं कह सकते हैं। और आप जिन बातों को कह रहे थे, लगभग वही बातें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कही कि जान है तो जहान है। सबसे पहले हमारी कल्याणकारी सरकारों का कर्तव्य था कि अपने लोगों की जान को बचाना, उनको किस प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए और उनके लिए किस प्रकार से आर्थिक बंदी, एक तरह से बंदी जो थी उसमें किस प्रकार से उनको जीवन यापन करने के लिए अनाज और सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। और इसके लिए सरकार को पैसे की आवश्यकता होती है। आय के जब विभिन्न स्रोत बंद हो चुके हैं, आपका निर्यात बंद हो चुका हो, टैक्सेशन की आना कम हो गए हो, तो सरकारों को कुछ विशेष उपबंध करने होते हैं। और ब्रजेश जी, आपने अभी अपनी बात में कहा कि संचित धन भी खर्च हो जा रहा है। अब आपसे बेहतर कोई नहीं जान रहा है, आप परिवार भी चलाते हैं और इतना बड़ा समाचार चैनल का भी परिवार चलाते हैं। किस विपरीत परिस्थितियों में आप काम कर रहे हैं वो आप भी जान रहे हैं और हम लोग भी समझ रहे हैं। तनख्वाह बांटने में कितनी दिक्कतें होती हैं, तनख्वाह कम करनी पड़ती है, आय के नए स्रोत खोजे जाने पड़ते हैं। सरकार भी पेट्रोलियम और डीजल के माध्यम से, ये सही बात है कि अधिक टैक्स लेती है, लेकिन किस लिए लेती है? कल्याणकारी राज्य में जनता के लिए क्या प्राथमिकता है, यह सरकार समय के अनुसार तय करती है और खर्च करती है। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। 2020 में अप्रैल से नवंबर तक जो हमारा कर संग्रह था उसमें 45% की कमी हुई। सीधे जो आयकर प्रत्यक्ष कर जिसको कहते हैं उसमें 20% की कमी हुई। कारपोरेशन टैक्स में 30-35% की कमी हुई। लेकिन पेट्रोल डीजल से मिलने वाले टैक्स में 48% की वृद्धि हुई। तो क्या जनता का जीना मुंह हाल कर दोगे भाई साहब? जी सुन लीजिए जरा, ये बहुत गंभीर विषय पर चर्चा आपने करा, इसलिए मैं आपको मैं जनता की भी तो बात पूछूंगा ना। हाँ नहीं पूछिए आप, मेरे प्रश्न मैं जवाब दे दूं। 1 करोड़ टन तेल की बिक्री कोरोना काल में, इस जो पीक पीरियड था अप्रैल से नवंबर का, उसमें कम हुई, लेकिन राजस्व में 42 से 45% अधिक वृद्धि हुई। और उस वृद्धि से, उस पैसे के दम पर सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने में काम की। 80 करोड़ लोगों को अगर हमने कोरोना संक्रमण काल में एक देश एक राशन कार्ड के माध्यम से राशन पहुंचाने का काम किया, तो यह हमारे सरकार। महंगाई क्यों बढ़ी, गरीब आदमी की थाली क्यों महंगी हुई, हमारा जीवन महंगा क्यों हुआ, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। आप महंगाई नियंत्रित करने में नाकाम हैं, इसको स्वीकार लीजिए। ब्रजेश जी सुन लीजिए, आपने बहुत सारी चीज़ों के दाम बताए कि बढ़े हैं। निश्चित रूप से कुछ चीज़ों के दाम बढ़े हैं, लेकिन सामान्यतः जो लोग अर्थशास्त्र जानते हैं वह महंगाई को थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर ही मापते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि दिसंबर 2020 में थोक मूल्य सूचकांक में नवंबर के अपेक्षा, नवंबर में 1.55 था, 1.27 हुआ, जबकि दिसंबर 2019 में यानी कोरोना संक्रमण काल के पहले थोक मूल्य सूचकांक जो था वो 2.75% था। तो ऐसा नहीं है, आज कुछ वस्तुओं की कीमतें बढ़ी हैं, उसमें एक कारण जो माल भाड़े की वृद्धि है। आप सामान खरीदने घर का जाते हैं? ब्रजेश जी मैं जाता हूं, लेकिन आप नहीं महसूस करते कि महंगाई बढ़ी है? अपने संबोधन में ही सारी बातों को स्पष्ट कर दिया। हमने लग्जरी आइटम खरीदने बंद कर दिए, हमने उन चीजों को खरीदना बंद कर दिया जो हमारे लिए जीवन यापन के लिए अति आवश्यक नहीं थी। हमने उन चीजों पर फोकस किया जिससे हम चूंकि हम एक महामारी अर्थशास्त्र का जिक्र किया ना, महामारी नहीं देखी, उस महामारी से हम लड़ रहे हैं। तो मैंने आकाश जिंदल जी को बुलाया, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा आपका धन्यवाद। हमने कंप्रोमाइज किया। थैंक यू। आकाश जिंदल जी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। भाई जिंदल जी, जब मैं इनसे कह रहा हूं कि आम आदमी की जिंदगी भले ही आराम से मुश्किलों भरी हो, लेकिन जिंदगी जीना बहुत कठिन होता जा रहा है, और सामान की कीमत, रोजमर्रा के वस्तुओं की कीमत, किचन की कीमत, जीवन चलाने का खर्चा किस कदर बढ़ गया है। आप देखिए साल भर के भीतर पेट्रोल डीजल की कीमतें कितनी बेतहाशा बढ़ी। आज लोगों की जिंदगी मुश्किल हो गई है। यही कहा, देखिए शुरुआत में कहूंगा, प्रधानमंत्री मोदी साहब की मैं बहुत इज्जत करता हूं, आज तक का सबसे बढ़िया प्रधानमंत्री मानता हूं। लेकिन जो अभी हमारे दोस्त ने बीजेपी से बात की, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई। पहली बात, मैं इस बात को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता कि WPI यानी होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन को बेसिस माना जाएगा आम आदमी के लिए। मेरे दोस्त को ये बता दूं, CPI कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन वो डेटा है जिसके बेस पे गृहिणी सब्जियां खरीदने जाती हैं, जो अभी ब्रजेश जी ने दिया था।
That is relevant data. When a person goes out to buy milk, vegetables, वो डेटा है. नंबर 2, दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि आज जो है आपको पेट्रोल डीजल के ऊपर एक्साइज इसलिए चार्ज करनी पड़ी कि कोरोना को फाइट करना था. कोरोना को फाइट सारी दुनिया को करना पड़ा है. बाकी दुनिया की कंट्रीज ने स्टिमुलस पैकेज दिए हैं. आप कह रहे हैं कि कोरोना को फाइट करने के लिए आपको एक्साइज बढ़ानी पड़ी. ये कहां का लॉजिक है? मुझे ये लॉजिक समझा दीजिए. कहीं पे भी ये लॉजिक नहीं आ रहा है. दूसरी बात, आपकी सरकार को अब 6 साल से ऊपर हो गए काम करते हुए, आज भी हम इंपोर्टेड क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंट क्यों हैं? बार बार मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशंदर.in की तरफ से भी सरकार को कहा गया है न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंस बढ़ाइए. उसको लेके आपकी सरकार ने क्या काम किया है? क्यों एक तरफ हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बने हुए हैं. जिंदल साहब, मुझे dependence बताइए कि हमारी गरीब आदमी, मध्यम वर्ग की थाली सस्ती कैसे हो? महंगाई को रोका कैसे जाए? दाम को कैसे बांधा जाए? हमारी चिंता साझा ये होनी चाहिए. सिंपल देखिए ब्रजेश जी, बड़ा सही आपका प्रश्न है. नवीन जी, वेट करिएगा, दूंगा सेंट्रल टाइम. एक्साइज कम कीजिए, सेंट्रल एक्साइज कम कीजिए और स्टेट्स अपना वैट कम करें. सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए सेंट्रल एक्साइज कम करे. सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है. स्टेट्स को चाहिए वैट कम करें. और ये लॉजिक देना कि और जगह से टैक्स कलेक्शन नहीं आ रही तो पेट्रोल और डीजल को हम टैक्स करेंगे, मेरे हिसाब से ये लॉजिक नहीं है. और दूसरी बात, साहब, एक मैं और तो चीज कहता हूं विदेशी कि बड़ी- पेट्रोल डीजल तो गरीब के घर का दरवाजा हो गया कि हर आता जाता खटखटाते हुए जा रहा है. ब्रजेश जी 10 सेकंड और लूंगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. अभी मैं बीजेपी के मित्रों को बता दूं, ब्रेंट क्रूड इंटरनेशनल मार्केट में $60 पर बैरल चल रहा है. जो सऊदी ने प्रोडक्शन कट किए हुए हैं, ओपेक और ओपेक प्लस की जो हालत है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशंदर.in का मानना है कि 2 महीने में जी. ये 10% बढ़ने की उम्मीद है. ये बढ़ेगा तो डॉलर के प्राइस भी बढ़ेंगे. मेरे बीजेपी के मित्र बता दें उस हिसाब से तो मुंबई में क्या पेट्रोल के प्राइस 100 रुपए से ऊपर हो जाएंगे? डीजल के प्राइस कहां पहुंचेंगे? आज दिल्ली में पेट्रोल 87 से ऊपर है, डीजल 77 से Correct ऊपर है, all तो right. कहां हम पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस को बचाएंगे? सर, अभी तो मैंने एलपीजी मेरे सिलेंडर्स की बात ही नहीं की है कि साल भर में कितनी कीमत बढ़ गई है. ये एक अलग जी हाँ. समस्या का विषय है कि किचन चलाना महंगा हो गया है, किचन मैनेजमेंट बड़ा मुश्किल हो गया है. और मेरे साथ सुशील चंद्र त्रिपाठी जी मौजूद हैं, फार्मर सेक्रेटरी हैं, रहे हैं भारत सरकार में और पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मिनिस्ट्री भी इन्होंने हैंडल की है. बहुत शुक्रिया आपका त्रिपाठी जी. मैं जानना चाहता हूं, क्या देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ पेट्रोल और डीजल पर निर्भर है या जनता सिर्फ इसी पर टैक्स भरे? और महंगाई का मुख्य कारण क्या आप मानते हैं कि सिर्फ पेट्रोल और डीजल ही है? सरकार के पास और कोई व्यवस्था नहीं है, जिसका मन किया इसी पे टैक्स थोप देता है? साल भर के भीतर हालात देखिए कितने विकट हो गए हैं. आज एलपीजी गैस सिलेंडर एक खरीदना मुश्किल हो रहा है. कैसे किचन चलाया जाए? देखिए, मुझे सरकार छोड़े 15 साल हो गए हैं, इसलिए मैं सरकार की तरफ से नहीं, मैं एक स्वतंत्र रूप से जो स्थिति है वो आपके सामने रखना चाहता हूँ. देखिए, जो पेट्रोल डीजल की कीमत होती है उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं. एक होता है कि क्रूड ऑयल की क्या कीमत है, दूसरा उसमें रिफाइनरी का कितना, रिफाइनरी से पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाने में पेट्रोल डीजल एक साथ ही बनते हैं, इसलिए लगभग एक ही कीमत आती है. रिफाइनरी पे क्या लागत आती है, और तीसरे कि उसमें क्या टैक्सेस हैं. टैक्सेस में केंद्र सरकार का टैक्स लगता है और राज्य सरकार का टैक्स लगता है. अब आप 2014 से देखिए, 2014 में क्रूड ऑयल की कीमत 104 से $110 प्रति बैरल थी जी. उस समय कीमतें ना बढ़ें तो इसलिए केंद्र सरकार ने अपने एक्साइज ड्यूटी डीजल पर 3 रुपए लीटर और पेट्रोल पर 10.5 रुपए लीटर रखी थी. भाग्यवश जब से ये सरकार आई तो 2014 के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतें घटती गईं जी. और सरकार ने उसका लाभ लिया कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते गए और 2020 में के जनवरी फरवरी तक ये एक्साइज ड्यूटी बढ़ के डीजल पर 18 रुपए लीटर और पेट्रोल पर 21.5 रुपए लीटर हो गई जी. इसके ऊपर फिर जो है वो राज्य सरकारें अपना वैट लगाती हैं, वो परसेंटेज में होता है. एक उदाहरण के रूप में आज जैसे
क्रूड ऑयल की कीमत फिर $60 प्रति बैरल हो गई है, तो रिफाइनरी में पेट्रोल और डीजल बनाने पर उसकी लागत 30 रुपये या 32 रुपये होगी जी, लेकिन आपको वो 80-90 रुपये में मिल रहा है। तो हुआ ये कि जब क्रूड ऑयल की कीमत घट गई थी कोरोना के कारण और $20 तक आ गई थी, तो केंद्र सरकार ने उसका लाभ जो है वो कंज्यूमर को नहीं पास किया, दो कारणों से। एक कि केंद्र सरकार जो है उसके वित्तीय संसाधन इतने खराब हो गए थे कि उन्होंने अतिरिक्त टैक्स लगा के इस संसाधन से अपने बाकी स्रोतों की भरपाई की। सर पर ऐसा करके और ये चूंकि- आर्थिक ये सर मिसमैनेजमेंट है सर। हाँ, ये मैं पूरी मिसमैनेजमेंट बात है। बता दो, मैं पूरी बात बता दूं, मैं बता रहा हूं ना, पूरी बात सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप एनालाइज करिएगा। तो और कस्टमर को कोई उसका नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि वो पूरी जितना पहले दाम था वही दाम रखा, उसका लाभ नहीं दिया। तो ये जो अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी थी, ये वो डीजल पर 14 रुपए और पेट्रोल 12 रुपए हो गई जी। तो इस समय जो स्थिति है, चूंकि अब एक बार फिर क्रूड ऑयल की कीमत $60 पर पहुंच गई है और जीएसटी फिर अपने स्तर पर 1.25 लाख करोड़ के ऊपर पहुंच गया है, तो ये उम्मीद थी कि इस बजट के समय केंद्र सरकार अपने टैक्सेस को मॉडरेट करेगी और वापस जो 14 रुपए और 12 रुपए बढ़ाए थे वो वापस ले लेगी, लेकिन वो वापस नहीं हुआ। तो इसलिए 30 रुपए तो लागत है, उस पर 33 सर लोगों का घर चलाना मुश्किल हो रहा है, जीवन बहुत कठिनाई में बीत रहा है। जिसकी फिक्स्ड इनकम है, जिसको जिसका पेट भरा है या जिसके बैंक अकाउंट में पैसे हैं, उसका जीवन अच्छा है। गरीब आदमी की सोचिए सर। हाँ, तो इसलिए देखिए, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सब डीजल पे है और पेट्रोल भी करीब 6-7 करोड़ टू व्हीलर चलाते हैं जो निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं। तो महंगाई तो इसकी वजह से दोनों पे बढ़ेगी, और डीजल से तो एग्रीकल्चर ऑपरेशंस भी होते हैं, जनरेटिंग सेट भी चलते हैं, तो इसलिए डीजल का महंगाई पर तो सीधा असर पड़ता है। करेक्ट है सर। ऑलराइट, नाहिद लारी खान मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। नाहिद जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप तो गृहिणी भी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, आप अपना घर कैसे मैनेज कर रही हैं इस बीच? क्या महंगाई का कुछ असर आप महसूस कर रही हैं या ऑल वेल जैसा नवीन जी के घर में चल रहा है? नहीं ब्रजेश जी, आपकी बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं कि आजकल जीवन चलाना एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है। और अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का तो घर का बजट एकदम चरमरा गया है, किचन चल नहीं पा रहा है। और इसकी मूल वजह जो अभी आपने भी कहा कि जब डीजल पेट्रोल बढ़ जाता है तो जाहिर सी बात है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है और इसकी वजह से हर चीज बढ़ जाती है, हर चीज का प्राइस बढ़ा हुआ है। और आप देखिए कि भाजपा जीवियों के राज में जाने सस्ती हो गई हैं, लेकिन जीविका चलाने की सामग्री की हर एक सामग्री महंगी हो गई है। आप ये समझें कि 2000 अभी चूंकि कच्चे तेल की बात हो रही थी, तो 2008 से अगर कंपेयर करें तो 2008 में कच्चे तेल की कीमत $166 बैरल था और इंडिया का पेट्रोल का प्राइस 55 रुपए पर लीटर था। आज कच्चे तेल की कीमत $60 बैरल हो गया है और हमारे तेल की कीमत 93 के करीब हो गई है, कहीं 85 है, कहीं 93 है। तो ये जो भाजपा सरकार है, पेट्रोलियम पदार्थों में इन्होंने लूट मचा रखी है। अगर ये चाहें तो पेट्रोल डीजल को जो है कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को 25 से 30 रुपए पर लीटर पे दे सकते हैं, लेकिन ये 62 रुपीज अतिरिक्त जो एक्साइज और वैट के नाम पर ये वसूली कर रहे हैं, इससे जो है कंज्यूमर। आप सब्जी खरीदने जाएं, आप तो जाती होंगी सब्जी खरीदने, और मैं अपना भी बताऊं कि जब मैं खुद सब्जी लेने जाता तो पहले 300 रुपए में सब्जी लेकर आता था, 3-4 दिन चलती थी। आज आप 1000 रुपया लेके जाइए, अगर हफ्ते भर आप सब्जी चला सकें तो किचन में। मैं तो इससे आकलन करता हूं। आपकी बात से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। आप देखिए कि रिफाइंड तेल, अगर हम जनवरी 2020 और जनवरी 2021 का ही कंपैरिजन कर लें तो रिफाइंड तेल 2020 जनवरी में 1650 रुपए पर टिन था और अब 1850 रुपए पर टिन हो गया। सरसों तेल का भी यही आलम है, अरहर की दाल हो गई, जीवन मुश्किल हो गया है, प्याज, हर जीवन चलाना कठिन हो गया है। सुचि विश्वास जी कांग्रेस की प्रवक्ता है। मैडम, आपका घर कैसे चल रहा है और आपका किचन कैसा चल रहा है?
और क्या आप महंगाई का इम्पैक्ट महसूस कर रही हैं या फिर नवीन जी की तरह आपका किचन भी ठीक चल रहा है? देखिए वैसे ही चल रहा है जैसे 80 करोड़ लोगों का चल रहा है। प्रधानमंत्री जी तो 5 किलो चावल और 1 किलो चना दे देते हैं और फिर 8,000 करोड़ का आपदा में अवसर बनाते हुए प्लेन खरीद लेते हैं। बाकी मैं असहमत हूँ कि हर चीज़ में इजाफा हुआ है। बहुत चीज़ें सस्ती भी हुई हैं, रुपया बहुत सस्ता हुआ है। स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज नहीं है, नहीं तो पता चलता कि सम्मान कहाँ गया है अब देश का, डॉलर के मुकाबले क्या स्थिति है। और भी इजाफा हुआ है। फोर्ब्स मैगजीन में हमारे टॉप जो बिजनेसमैन पहुँचे हैं, जो परम मित्र भी हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के, और भी इजाफा हुआ है। भाजपा की संपत्ति आय में 1450 गुना की वृद्धि हुई है। तो माना कि 2014 में जो तेल इत्यादि की कीमतें थीं 55, 65, सनफ्लावर ऑयल, सोयल ऑयल 95 रुपये, सिलेंडर सस्ता था। हालांकि बाबा रामदेव तब भी 35 रुपये में पेट्रोल दिला रहे थे। अब ये नहीं पता है कि बैलेंस शीट 10,000 करोड़ के बाद कितने की है। मगर हकीकत यह है कि घर चलाना मुश्किल हो रहा है। जो सबसे मामूली चीज़ चाय पत्ती अभी 65 रुपये की थी, वो 8-10 महीने पहले ताज़ा की चाय पत्ती 250 ग्राम, अब वो 85 रुपये की है। और सब्जी का उदाहरण आपने दिया, ग्रीन वेजिटेबल्स थाली से गायब हैं। उनको मैनेज करने के लिए आप उसमें आलू मिक्स करिए, किसी तरह आप मतलब हर किसी का बजट बिगड़ा हुआ है। अब बीजेपी के प्रवक्ता, मिनिस्टर्स और बीजेपी के हो सकता है फॉलोअर्स भी कुछ हद तक हो, जो आंख बंद करके तेल में पानी के मिक्स करके काम चला रहे हो। अदरवाइज चाहे पीएम केयर्स में फंड ले रहे हो तो पता नहीं कहाँ जा रहा है, चाहे जो चंदा वसूली हो रही हो वो पता नहीं कहाँ जा रहा है। लेकिन आम आदमी पर कुठाराघात है। महंगाई की मार का नारा देकर जो सरकार आई थी, विकास के नाम पर देश में विनाश की स्थिति है। सैयद जरीन जी, आपका किचन कैसा चल रहा है? और आपको पता है कि सिलेंडर 745 रुपए का हो गया है? 2 महीने के भीतर 125 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ गए। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, देखिए पहले जब सरकार, जैसे अभी आप गैस सिलेंडर की बात कर रहे हैं, पहले जब सरकार जो थी वो कीमत बढ़ाती थी, साथ में जो था वो सब्सिडी भी बढ़ा देती थी। लेकिन अब ये हो रहा है कि कीमत तो बढ़ गई है लेकिन सब्सिडी जो है वो कम कर दी गई, मेरे ख्याल से 20 या 22 रुपए में है। इस वजह से जो पहले जो 250-300 सब्सिडी होती थी, अब सब्सिडी का तो मुझे आता पता नहीं, लेकिन हमारे घर में कल सिलेंडर 745 रुपए का आया है जी, और अब वो 700 से ऊपर वो सिलेंडर चला गया है। तो कहीं ना 700 से ऊपर वो 745 रुपए का सिलेंडर कल मैंने लिया है। जी जी बिल्कुल, मैंने खुद पैसे गिन के दिए। विद नो सब्सिडी। अब पता नहीं आप लोग लेते हैं सिलेंडर या आपके घर के नौकर लाते होंगे, मैंने तो खुद लिया 745 रुपए। जी, तो वही चीज। और एक चीज, आपकी जो बजट आया था इसमें एक नया टैक्स करा गया, एक नया सेस जो टैक्स है वो इंक्लूड करा नया। जी, नया सरकार ने इंक्लूड करा, जिसकी वजह से सब्जियां, फल और दालें वगैरह जो है महंगी हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ये चीज, आपके किचन का बजट कुछ गड़बड़ाया, आपको महसूस भी हुआ? अरे बिल्कुल बढ़ गया, बिल्कुल जो है गड़बड़ा गया है। मेरा क्या, जो आप देखिए, मैं एक सीधी बात करूंगी कि एक गरीब आदमी जो भूखा सोता है, जिसको एक रोटी भी शायद खाने को नहीं मिलती, उस गरीब हिंदुस्तानी के बजट की बात कौन करेगा? उसके खाने की, उसकी थाली में रोटी की बात कौन करेगा? जब इस तरीके से महंगाई बढ़ेगी तो उसके खाने, उसकी रोटी, शायद नवीन जी की रसोई बहुत अच्छी चल रही होगी, लेकिन एक सड़क पे जो एक गरीब सो रहा है उसके लिए रोटी की बात कब करी जाएगी? गरीब के साथ एक जानते हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग है मध्यम वर्ग, जो नौकरी पेशा वाला है, जिसको बहुत मामूली थोड़ी सी तनख्वाह मिलती है, उसमें अपने खर्चा भी चलाना है, दवा भी लेनी है, घर के बिजली का खर्च चलाना, बच्चों की फीस भी भरनी है, ट्रेवल भी करना है, बर्थडे पार्टी भी करनी है घर में। सत्यानाश कैसे जीवन चलेगा भाई? बिल्कुल। एक आम जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, वो लोग तो डिस्ट्रेस में जा चुके हैं कि भाई किसी की बच्चे की पढ़ाई है, किसी को जो है अपना बैंक का लोन अदा करना है, किसी का कुछ है। तो देखिए, आफ्टर जो ये पोस्ट कोविड के बाद लोगों को तो थोड़ी रिलीफ देनी चाहिए थी। लेकिन नवीन जी, ऐसा लगता है कि आपकी नीतियों की विफलता है जिसके कारण महंगाई चरम पर है, लोगों का जीना मुश्किल है, जीविका चलाना कठिन है, और मैंने सबसे पूछ लिया, हर कोई यही कह रहा है। ब्रजेश जी, जब देश की 80 करोड़ जनता को जीवन यापन के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराना हो, देश की 130 करोड़ जनता को जब स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करानी हो, तो कहीं ना कहीं हमको इस महामारी में हमको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। जो लोग, सुनिए जरा बहन जी, जरा सुनिए, पहले सुनिए। महिलाओं ने कहना चाहिए, आप बोल रहे थे, मैं सुनना था। आप इस तरह से गंभीरता से, सम्मान के साथ बात। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ ब्रजेश जी कि जब 80 करोड़ के जीवन यापन का प्रश्न हो, जब 130 करोड़ जनता को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करने का हो,
तो बड़ा आसान होता है ये कहना कि मिसमैनेजमेंट है या मैनेजमेंट है। आखिर सरकार संसाधन कहां से लाएगी, पैसे कहां से लाएगी? पूरे विश्व की आर्थिक भाई गतिविधियां साहब चुना आपको इसीलिए कि अच्छी पॉलिसीज लाइए ना। जी पॉलिसी वही ब्रजेश जी। और देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि सरकार भविष्य को लेकर चिंतित रहती है, भविष्य को लेकर भी। आज चीन के साथ जो हमारी स्थिति है, खुदा न करे कभी भविष्य मतलब ये में महंगाई बढ़ी है तो चीन के कारण बढ़ी है। महंगाई वाह, बढ़ी है। क्या सरकारों क्या को क्या सुन तर्क लीजिए दे रहे ब्रजेश हैं जी, नवीन इस भाई। तरह से खिल्ली नहीं आप उड़ा बहुत ही सकते हैं। सिंसियर आदमी नहीं हैं। नहीं, आप बहुत आप सिंसियर गंभीर आदमी व्यक्ति हैं, हैं, पर आप और ये आप नहीं इस कह तरह सकते से कि ऐसे चीन के गंभीर साथ विषय को प्रॉब्लम है हंसी मजाक इसलिए में मत लीजिए आप। इसलिए आप आप ऐसे महंगाई बढ़ गंभीर गई। विषय को हंसी आप मजाक ऐसे में नहीं ना कहना लीजिए। चाहिए मैं भी आपसे आपको। विनम्र अनुरोध करूंगा। आपको नहीं कहना चाहिए ऐसा सरकार नहीं, कि चीन बिल्कुल के साथ प्रॉब्लम चल रही है। सरकार को अपने हर आगे की भी कदम सोच के रखने पड़ते हैं और उसके लिए आर्थिक संसाधन हमको जुटाने सब्जी पड़ते हैं। सस्ती दे दो, आप खुद पेट्रोल अपने एक डीजल चैनल सस्ता का दे सुन लीजिए दो, ब्रजेश जी। सिलेंडर सस्ता अरे दे दो, ब्रजेश भाई खाद्यान्न सुन सस्ता लीजिए, दो। आप भी चैनल चला रहे हैं, घर भी चला रहे हैं, किन परिस्थितियों में चला रहे हैं? आपको भी अपने परंपरागत आय स्रोतों के अतिरिक्त भी व्यवस्था करनी पड़ रही है, अपने पुराने संचित धन भी खर्चे करने पड़ रहे हैं। सरकार भी वही कर रही है। सरकार कहीं अपने जेब में नहीं रख रही है, सरकार जनता का पैसा जनता में खर्च कर रही है। रही बात हमारे विद्वान मित्र जिंदल साहब, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, बहुत चुटकियों में उन्होंने मेरी बात को उड़ा दिया कि थोक मूल्य सूचकांक का कोई मतलब नहीं होता है, जो कुछ खाद्य वस्तु जो होती है उनके सूचकांक का मतलब होता है। देखिए जब आप महंगाई की बात कर रहे हैं तो समग्र की बात करेंगे, एक दाल की है, एक तेल की नहीं, सारी ऐसी वस्तुएं जो मनुष्य के जीवन में दिन प्रतिदिन उपयोग में लाई जाती हैं, उसके इंडेक्स पर आप बात ऐसा करिए। करो, ये थोक और फुटकर दोनों सूचकांक अपने पास सुन लीजिए, रखो, अरे हमारा ब्रिजेश सामान भाई, सुन सस्ता लीजिए कर जरा दो, ना। हमारा आप सस्ता कर इतने दो। सारे लोगों का ये जवाब मुझको सूचकांक देना है, आप थोड़ा रखो, मुझको समय दीजिए। हमको सस्ते में सामान दे दो बस। ब्रजेश भाई सुन लीजिए, आपको ये तय करना पड़ेगा कि लोगों की जान सस्ते में रखनी है या अपनी थोड़ी सी सुविधा को कम करना है। लोगों को डरा के आप महंगाई नहीं, बढ़ाना सुनिए चाहते हो। ब्रजेश भाई, और पहले चीन के नाम पे डराया, सुन लीजिए, आप जीवन के नाम पे अरे डरा रहे ब्रजेश हैं। भाई सुन लीजिए, जिंदल साहब ने एक बात कही कि हमको अपने ऊर्जा के स्रोत बढ़ाने पड़ेंगे, हमको एटॉमिक एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी। जिंदल साहब की जानकारी के लिए बता दूं, 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उन्होंने जिन देशों की यात्रा की, यही हमारे कांग्रेस के मित्र कहते थे कि ये तो प्रधानमंत्री नहीं विदेश मंत्री हैं, लेकिन प्रधानमंत्री किन देशों में गए? मंगोलिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऐसे देश जो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप हैं। और हम पर जो पोखरण के बाद प्रतिबंध लगा था वो प्रतिबंध खत्म हुआ, आज यूरेनियम आ रहा है। और 2021 का बजट अगर जिंदल साहब ने पढ़ा हो तो प्रधानमंत्री जी ने हाइड्रोजन एनर्जी पर एक इनोवेशन नवाचार के लिए जो इतना पैसा खर्च करने की सिलेंडर तो संभाल नहीं पा रहे नवीन भाई, 2 महीने में 125 रुपया रेट बढ़ गया। न्यूक्लियर एनर्जी की बात कर रहे हो, न्यूक्लियर एनर्जी से हमारा किचन चलता है क्या? पता नहीं कहाँ की बात कहाँ लिए जा रहे हैं। ओके, आपके दोस्त आ गए वीरेंद्र जी, थैंक यू। संक्रमण काल में थैंक यू। हम अपने वीरेंद्र जी बुलाया जाए। प्लीज थैंक यू। 30% हो गया। ओके वीरेंद्र जी, हम कर्ज लेके नहीं कर रहे हैं, वीरेंद्र जी लोगों के एक काम करते हैं ना, अपनी उस पर अच्छा बीरेन जी आपके दोस्त हैं ना, उनका किचन कैसे चल रहा है पूछना। भाई बीरेन जी आप तो खुद, मैंने देखा आप सब्जी वगैरह सामान खरीदने तो आप खुद जाते हो मार्केट में, आपका किचन कैसा चल रहा है? करूंगा जो हमारे पहले वीरेंद्र जी को प्रवक्ता लोग बैठी हैं कि एक दूसरे के डिबेट में इंटरप्ट न करें। एक सेकंड रुक जाए आप। हाँ बोले भाई वीरेंद्र जी, आपका किचन वीरेंद्र जी कैसा चल रहा है? एक सेकंड, जरीन मैम जरीन जी वीरेंद्र जी बोलेंगे। आप मर्यादा का जरा ध्यान रखिए। मालूम है कि भाजपा महिला विरोधी है, जोड़ रहे थे। मैं वही मैडम आई रिक्वेस्ट, प्लीज ऑल राइट। बीरेन जी अपना किचन बताओ भाई। मालूम है कि भाजपा मैडम प्लीज बीरेन जी बताइए। अरे मैं जान रहा हूं तीनों देवियों ओके को थैंक यू मेरा नवीन जी, प्रणाम है। नवीन जी शुक्रिया। बीरेन जी बोलिए। ओके थैंक यू। यस बीरेन जी बोलिए आप। देखिए जब से बीजेपी सरकार आई तब से मुर्गे बहुत डरे हुए हैं, क्योंकि दाल का दाम इतना ज़्यादा हो गया है कि दाल कम और मुर्गा लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो मुर्गे भी बीजेपी से बहुत डरते हैं। हालांकि पूरे देश में परजीवी आंदोलनजीवी शब्द चर्चा में है, लेकिन भूखजीवी शब्द पर चर्चा नहीं हो रही है, और इस पर भी होना चाहिए। मुंबई में पेट्रोल 93 रुपया 49 पैसे का है और डीजल 83 रुपया 99 पैसे का है, सबसे महंगा पूरे देश में। और कोलकाता में गैस जो है वो सबसे महंगी है। अब बीजेपी देखिए एक चीज़ तो है, पहले कहती साहब कोरोना था, किसी तरह से हमने देश संभाला,
और तमाम सारी चीज़ें। पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दाम कच्चे तेल के कम रहे, लेकिन हिंदुस्तान में घटा नहीं, बढ़ते रहा। अच्छा, कोरोना ख़त्म हुआ, कहा साहब हमने लोगों की जान बचाई, किसी तरह से जो है अच्छे दिनों के सदमे से लोग बाहर निकले थे, तब तक सरकार ने आत्मनिर्भर दे मारा, अब उसको लेकर लोग झेल रहे हैं। तो बड़ी सारी चीज़ें बीजेपी सरकार में हो रही हैं और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी देती हैं, लेकिन सियासत में जब तक आपका सिक्का चलता है, जब तक आपका वक्त है, तब तक तो आप चला सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं चलेगा। अच्छा, गरीब का बेटा अगर पढ़ लिख ले और कहे कि हमें रोज़गार दो, तो कहो कि भाई पकौड़ा तल लो। और मंत्री और विधायक और सांसद का बेटा, उनके लिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, बड़ी बड़ी संस्थाओं में बड़े बड़े पद हैं, और मौका तो पड़ने में सब्सिडी भी खा लेता है। वहाँ पर देखिए, सुब्रमण्यम स्वामी है, बीजेपी के ही राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने एक दिन ट्वीट किया था, या सोशल मीडिया पर चल रहा था, हाँ ट्वीट किया था कि राम के भारत में पेट्रोल 93 में है, सीता के नेपाल में पेट्रोल 53 रुपया का है, और रावण की लंका में तो 51 रुपया का बिक रहा है। तो कौन ज्यादा श्रेष्ठ है? हाँ, उन्होंने ट्वीट किया था, सुब्रमण्यम स्वामी ने किया था। अच्छा, बीजेपी सरकार देखिए, जरीन जी सबको फरमान फॉरवर्ड कर रही सुनाती थी वो है। ट्वीट। हाँ, हाँ, बीजेपी सरकार देखिए फरमान सुनाती है, अब उसको आपको पालन करना पड़ेगा। एक दिन मैंने पहले बताया था, आज दोबारा बताता हूँ कि एक बीजेपी के नेता मुर्गों के फार्म हाउस का मालिक था, और उसने फरमान सुनाया कि आज से सभी को 2-2 अंडे देने पड़ेंगे। तो भाई सारे मुर्गे मुर्गियाँ डर के मारा 2-2 अंडे देने लगे। नेता गया फार्म हाउस में, उसने देखा कि एक जगह एक ही अंडा पड़ा हुआ है, तो उसने डपटा कि मेरे फरमान के बावजूद तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, तुमने एक अंडा दिया। तो उसने कहा मुर्गी ने कि हुजूर, ये तो आपकी बात का मैंने सम्मान रखा तो एक अंडा दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूँ, मैं तो अंडा दे ही नहीं सकता, ये तो आपके डर के मारे। तो बस इसी तरह से सिस्टम चल रहा है। वैसे बीजेपी के पास बहुत सारी हथियार हैं महंगाई की ओर से ध्यान हटाने का। संपत सरन एक साहित्यकार हैं, उन्होंने लिखा है, नवीन जी बहुत पढ़ते हैं उनको जी। बीजेपी के पास एक कैसेट है, कॉपीराइट है उसका, वो परमानेंट बजता है, और उसमें है कि पेट्रोल डीजल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतर्राष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए हैं, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। बहुत अच्छी बात। ये संपत सरन जी ने कहा है, हम लोग तो खाली उसको सुना रहे हैं जनता को। अच्छा, आपका किचन कैसे चल रहा है, आपने बताया नहीं। किचन भाई, प्याज 50 रुपया से ऊपर चली गई है, गोभी का फूल भी 30 रुपया के नीचे अब कोई मिल नहीं रहा है, मशरूम का एक पैकेट लो छोटा वाला, वो भी 60-70 रुपया मिलता है, आलू 70 रुपया तक गया ही, सिलेंडर महंगा हो गया। तो किचन तो स्वाभाविक है कि अब कठिन होगा, महंगाई बढ़ी है, अब लोग इस पर चर्चा नहीं करना चाहते, उनको तो बस खाली बीजेपी को वोट देना है, और दो, बार बार दो भाई। बेरोजगारी पर, महंगाई पर, इन सब की चीजों पर कौन बोलेगा जी, और ज्यादा बोलोगे तो कांग्रेसी से सवाल नेहरू जी देंगे जवाब। भाई हम तो नवीन जी के साथ हैं, नवीन जी की तरफ से मैं अर्ज करूंगा कि जिधर देखो उधर इश्क के बीमार बैठे हैं, और हजारों मर गए, लाखों तैयार बैठे हैं, और साले बर्बाद होते हैं लड़कियों के चक्कर में, और कहते हैं कि मोदी जी की वजह से बेरोजगार बैठे हैं। तो हमारे देश में यह भी बड़ा चलन है। वैसे रफीक सदानी साहब ने कहा है कि नेता रहा छाँव माँ और धूप में जली हम, और जलपान करें नेता भुगतान करी हम। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आकाश जिंदल कुछ पॉइंट रखना चाह रहे थे डिबेट के पहले। यस जिंदल साहब, गो अहेड, आप अपना पक्ष रखें, फिर मैं डिबेट को आगे बढ़ाता हूँ।
जी, बीजेपी के हमारे मित्र ने कुछ बातें कही हैं। सबसे पहली, मेरी इकोनॉमिक्स टोटली फेल हो जाती है व्हेन ही सेज चाइना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। मुझे नहीं समझ आता ये कौन सी इकोनॉमिक्स समझाती है। अरे मित्र, कृपया क्यों मुझे बात को समझा घुमा दें। रहे हैं? मैंने कहा कि चाइना से कब भविष्य में विवाद हो सकता है, उसकी तैयारी के लिए नहीं सरकारें कदम उठाएंगी। आप शब्दों को क्यों तोड़ रहे हैं? आप अर्थशास्त्री की तरह बात करिए, आप किसी राजनीतिक दल की तरह मत बात करिए। मैंने ये कहा कि कल भविष्य की समस्याओं को भी ध्यान में रख के सरकारें अपने फंड का बजट की व्यवस्था रखती है, अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए। एक मिनट नवीन जी, उनको अपनी बात कहने दीजिए ना। और आप उसको ट्विस्ट एक सेकंड, आप उनको बोलने आप बड़े दीजिए। आसानी से इसको घुमा दे रहे हैं। एक सेकंड बोलने दीजिए। नवीन जी, आई नेवर इंटरफियर्ड व्हाइल यू वर नहीं, स्पीकिंग। लेकिन आप दूसरी बात, शब्दों को ट्विस्ट मत करिए महोदय। आप ओके, go ahead. अपनी बात को बोलिए, जिंदल साहब बोलिए, लेकिन उसको please. राजनीतिक रंग मत दीजिए। आप राजनीति करने के लिए वो हमारी 3 देवियां बैठी हैं, वो हाँ, करेंगी। ओके, जिंदल साहब बोलिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा WPI से कंज्यूमर को फर्क पड़ता है। जी नहीं, CPI एक कॉम्पोजिट इंडेक्स है जिसमें कंज्यूमर के लिए जरूरतें जिंदगी की सारी चीजें आ जाती हैं। तो ये CPI को क्यों नहीं मानना चाहते, मुझे समझ नहीं आ रहा। इन्होंने कहा सरकार को कोरोना के कारण टैक्स लगाना पड़ा। सर, मैं आपको बता दूं, आपकी पार्टी की मैं बहुत इज्जत करता हूं। दुनिया भर में कोरोना में स्टिमुलस दिए गए हैं। दुनिया भर में कोरोना में सरकारों ने लोगों को मदद की है, लोगों को धन दिया है, हर तरीके से स्टिमुलस दी है, मदद की है। यहां आप कह रहे हैं कि कोरोना की वजह से आपको टैक्स लगाना पड़ा। यह चीज जो है बड़ी सरप्राइजिंग है। उसके अलावा टाइम आप अपनी बारी में करिए। जी, आप बोले जिंदल साहब। उसके बाद जो है, अभी क्या आप बताएंगे या फिर मैं बताऊं कि बजट में आपने क्या किया? आपने एक्साइज तो कम कर दिया, लेकिन साथ ही एग्री सेस लगा दिया। उसके पीछे क्या कारण है? क्या आप जो है बाकी लोगों को बताना चाहेंगे या मैं वो बताऊं? चौथी बात यहाँ पे आ जाती है। जी 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 बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा हूं। चौथी बात यहाँ पे आ जाती है जो आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। ब्रेंट क्रूड कल को अगर $66-67 पर बैरल चला जाएगा, जिसकी की पूरी पॉसिबिलिटी लगती है, जो आज सऊदी ने प्रोडक्शन कट किए हुए हैं, क्या 100 रुपए से ऊपर जो है पेट्रोल मुंबई में बिकेगा? इसका जवाब दे दीजिए। और लास्टली ब्रजेश जी, मैं कांग्रेस की अपनी मित्र से एक आग्रह करना चाहूंगा। देखिए, बीजेपी तो हमारी बात सुन नहीं रही, लेकिन आप तो हमारी बात सुनते हैं। आप स्टेट्स में रूल करते हैं, आप क्यों नहीं वैट कम कर देते? अगर आप वैट कम कर दें तो हम बीजेपी से पुरजोर बात कह पाएंगे कि वो भी एक्साइज कम करें। तो कम से कम आप एक एग्जाम्पल तो सेट कर सकते हैं। मैं तो जो है दोनों पॉलिटिकल पार्टियों से हाथ जोड़ के ये चीज का आग्रह करना चाहूंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से कहूंगा आप एक्साइज कम करें, आप भी स्टेट गवर्नमेंट में आप वैट कम कीजिए। सुशील चंद्र त्रिपाठी जी, थैंक यू जिंदल साहब, शुक्रिया। प्लीज कॉपरेट। त्रिपाठी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या भारत सरकार के पास पेट्रोल और डीजल पर टैक्स बढ़ा देना, सिलेंडर्स के दाम बढ़ा देना, गैस के दाम की वृद्धि कर देना, सिर्फ यही एकमात्र इजी मनी का तरीका होता है जनता की जेबें खाली कराना? जबकि सरकार को बेहतर से पता है कि इसकी कीमतें बढ़ाने का सीधा तात्पर्य होगा गरीब की थाली महंगी करना। देखिए, एक तो बात मैं अभी जिसका जिक्र हुआ कि श्रीलंका और नेपाल में ये पेट्रोल डीजल की कीमतें 50 से 60 रुपए के बीच में हैं, तो उसमें मैं कहना चाहूँगा कि उनके पास कोई रिफाइनरी नहीं है, भारत से ही माल जाता है उनके पास। तो भारत से जो माल जाता है वो वहाँ 50-60 रुपए में है और भारत में वो 80-90 रुपए में। तो ये टैक्सेस का कमाल है। अच्छा, अब दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार में वित्त विभागों में 10-11 साल रहा हूँ। देखिए, उनके लिए वित्त मंत्री और वित्त सचिव के लिए इससे आसान कोई टैक्स नहीं है। इसमें ना तो कोई कॉस्ट ऑफ कलेक्शन है, ना कोई लीकेज है। और एक डेवलपिंग इकोनॉमी में चूंकि ये एसेंशियल कमोडिटी है, इसका कंजम्पशन बढ़ता रहेगा, हर जगह इसका कंजम्पशन बढ़ना है, तो उन्हें इसका बहुत आसान एक टैक्स का साधन मिल जाता है। वो तब तक टैक्स लगाते रहते हैं जब तक कि कंज्यूमर, जनता चित्कार न उठे, तरफ से जैसे आप चित्कार रही है, रेजिस्टेंस ना हो, तब तक, हाँ, चित्कार ना हो, तब तक वो टैक्स बढ़ाते जाने का उनका। क्या आप सहमत हैं कि पेट्रोल, सबसे डीजल और आसान गैस की टैक्स कीमतें बढ़ती हैं तो महंगाई बढ़ती है? बिल्कुल। अच्छा, महंगाई मैंने तो यही कहा ना कि जब इन्होंने 14 रुपए डीजल पे और पेट्रोल पर 12 रुपए लीटर बढ़ाया, तो उस समय कोरोना की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतें घट गई थी। अब जो है क्रूड ऑयल की कीमतें वापस $60 पे आ गई हैं।
दूसरे इनका जीएसटी 1.25 लाख करोड़ जो कि इनका स्तर था वह उसके ऊपर चला गया है, तो वो दोनों चीजें इनको वापस ये करनी पास चाहिए। नहीं और करना एक और बात चाहते। मैं वंस कहूंगा, अगर इन्होंने कोई टैक्स वो लगा तो- दिया तो ये टैक्स हाँ, खत्म नहीं करते हैं। आप अच्छा, देखिए कि इस समय 125% अरे इसलिए कि एक्साइज ली जा रही ये है। एक आसान चीज है ना। दूसरी एक और बात कहूंगा, जैसा जिंदल साहब ने कहा कि जब इकॉनमी डिक्लाइन पे है, डाउनवर्ड है, रिसेशन है, तो डिमांड बढ़ानी चाहिए। इन्होंने डिमांड ना बढ़ा के जो है इस तरह की चीजें टैक्स बढ़ाई है, और डिमांड में 1 करोड़ पेंशनर और 1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों का डीए रोक लिया है। उसको देख करके जो प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी हैं उनके भी डीए रुक गए। यानी एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, टैक्स बढ़ाया, और दूसरी तरफ जो है डेयरनेस अलाउंस नहीं दिया। इससे तो और मुश्किल है, ये तो मुश्किल होगा जीवन जीने का। ओके, नाहिद लारी खान मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये मेरे हाथ में एक न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है, ये राष्ट्रीय अखबार है हिंदी का, नवीन जी बहुत पढ़ते हैं इस अखबार को, और इसमें एक हेडलाइन छपी है वाराणसी से, महंगाई की चाल पतली हुई दाल। दाल की कीमतों का जिक्र है कि किस कदर बेतहाशा दाल की कीमतें बढ़ी हैं। नाहिद जी। बिल्कुल ब्रजेश जी, दाल की कीमतें बढ़ी हैं, रिफाइंड ऑयल, सरसों का तेल, आप समझिए कि सब्जी तो आप खुद ही बता रहे हैं, चूंकि मैं खुद भी एक और गृहिणी सिलेंडर हूं। 745 रुपए का हो गया। सिलेंडर 745 रुपए का हो गया। 2014 में सिलेंडर 414 रुपए का था, तब सब्सिडी 198 रुपीस थी। आज सिलेंडर का दाम 745 रुपए हो गया विद नो सब्सिडी। और भाजपा वो पार्टी है जो सिलेंडर के दामों पर ही इतना हंगामा करके आई थी, और यहां तक इन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना के नाम पर गरीबों को हमें मुफ्त में, फ्री में सिलेंडर देना है, इसलिए आप लोग सब्सिडी छोड़ दें। लोगों ने सब्सिडी छोड़ दी, लेकिन आज उज्ज्वला योजना के नाम पर क्या हो रहा है कि गरीबों को भी 745 रुपए में ही सिलेंडर मिल रहा है। तो और ये कोरोना काल में बात कर रहे हैं कि कोरोना काल की वजह से डीजल और पेट्रोल का दाम कोरोना और चाइना जी। अब मैं एक बात बताऊं कि 2014 में जब कच्चे तेल की कीमत 115 डॉलर बैरल हो गई थी और कंटिन्यूस गिरावट आ रहा था, तो तब लोगों को उम्मीद थी, कंज्यूमर्स को उम्मीद थी कि इसका फायदा हमको मिलेगा, लेकिन हुआ उल्टा। सरकार के खजाने से पैसा लेना नामुमकिन काम होता है, और अभी से नहीं, ये सदियों से चला आया है। राजा कभी देता नहीं है, लेता है। नहीं ब्रजेश जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये उल्टा तो बीजेपी सरकार तो उल्टा एक्साइज लगाती गई और अपनी झोली भरने का सुचि काम विश्वास किया। जी, क्या ये महंगाई को नियंत्रित करने की, दाम बांधने की नीतियों की केंद्र और राज्य सरकार की विफलता है, जिसके कारण महंगाई आसमान पर है कि आज किचन चलाना मुश्किल है, जीवन चलाना मुश्किल है, घर के खर्चे संभालने कठिन है? जी बेशक ये सरकार की असफलता है, ये विफलता है, और कहीं ना कहीं उनकी प्राथमिकताओं में आम आदमी शामिल नहीं है। सिर्फ प्रोपेगेंडा, कंट्रोवर्सी, इवेंट मैनेजमेंट, गलत आंकड़ों को पेश करना, फर्जी बातों को कहना, लोगों को गुमराह करना। तो संवेदनशील और भावुक लोगों का देश है, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि लोग उस पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, पीपल आर सफरिंग सो मच, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फूड। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारी जो स्थिति हुई है, या फिर इंटरनेट शटडाउन में हम अब दुनिया की कैपिटल है, या फिर डेमोक्रेटिक राइट्स के मामले में, तो बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें ये बेसिक इशू है। मतलब शेल्टर, फूड, अगर यही नहीं गवर्नमेंट प्रोवाइड कर पा रही है, तो बाकी चीज़ें तो इजाफा नफरत में है। मेरा अपना अनुमान है, और जो मैंने अपने खर्चे कैलकुलेट किए थे अपने किचन के, एक साल में 40% से ज़्यादा का इजाफा है किचन के खर्चों में, अगर आप बैठ के ठीक से कैलकुलेट करें तो। यकीनन आई डोंट नो कि लोग करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन लास्ट ईयर से अगर आप घर पे डायरी मेंटेन करते हो, खर्चे लिखते रहे हो, और आज के खर्चे लिख लें, 40% का मेरे किचन में इजाफा है। आप लोग के किचन का चेक किया आप लोगों ने या नहीं मुझे नहीं पता, पर मेरे यहाँ के किचन में 40% के खर्च बढ़ चुका है। सबके किचन का बजट चरमरा गया है सिवाय भाजपा के। बिल्कुल इजाफा है। ऑलराइट, जरीन जी आप बताइए कि जो लगभग 6,000 इस महंगाई को नियंत्रित करने के तरीके क्या होने चाहिए? हमें तरीके नियंत्रित करने चाहिए ना। ठीक है, हम लोगों को एक सैलरी मिलती है, हम लोग वो अफोर्ड करेंगे, ठीक है, बचत नहीं करेंगे, जो मिल रहा है उसी से जीवन चला लेंगे, लेकिन उसका सोचिए कि जिसके पास सैलरी भी ठीक से नहीं है, दिहाड़ी नहीं मिलती है, रोजगार नहीं है, काम नहीं है, मध्यम वर्ग है, उसके समक्ष 10 तरह की चुनौतियां हैं, उनका जीवन कैसे चलेगा? ब्रिजेश जी, इस बार हम लोग को लग रहा था कि कोरोना के बाद जो नया बजट आ रहा है, तो क्योंकि हमारी जो वित्त मंत्री हैं ये एक महिला हैं, तो लग रहा था कि ये दर्द को समझेंगी, और कहते नहीं महिला एक बहुत अच्छा बजट बनाती है अपने घर का, और वो एक्सपर्ट होती है अपने घर का बजट बनाने में।
तो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि वो शायद प्याज खाती हैं कि नहीं खाती हैं, मेरे नहीं ख्याल से खाती शायद हैं, प्याज नहीं खाती हैं। हैं। हाँ, इसी वजह से प्याज के शायद उनको शायद दाम भी नहीं पता होगा। तो हम लोग को लग रहा था कि इस बार जो है वो चीज़ें थोड़ी सस्ती होंगी, जो खाने पीने की चीज़ें हैं, जो एक कहते नहीं थाली की जो चीज़ें, दाल है, सब्जी है, फल है, इसमें थोड़ी कमी आएगी। टैक्सेस में भी लग रहा था कमी आएगी, लेकिन ऐसा हम लोग को देखने को नहीं मिला। अगर बात करें बच्चों की और महिलाओं की, तो उसके ऊपर भी जो एक बजट जो आया है वो भी 27% जो है, जो सोशल सिक्योरिटी के हिसाब से 27%, उसमें भी कमी आई है। देखिए ग्लोबल हंगर जो एक उसका सर्वे है और नेशनल फैमिली जो हेल्थ सर्वे है, उसमें भी बताया गया है कि जो हमारे देश में अभी भी बच्चों में कितना ज़्यादा कुपोषण है, महिलाएं आज भी एनीमिक हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ये बजट जो है वो लोगों के लिए मतलब अच्छा नहीं साबित हुआ है। जो एक देखिए, थाली मैं में पहले अपनी कार में 2000 रुपए का डीजल डलवाता था, ठीक जी, वो 8 से 9 दिन और कभी कभी 10 दिन चल जाता था। जी जी जी, आज ये है कि 3000 रुपए का 8 दिन भी नहीं चलता। 8 दिन भी नहीं चलता है। मतलब ये मैं फार्मूला नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने खर्चे बता रहा हूँ। तो अब नवीन जी की कार अचानक से ज्यादा एवरेज देने लगी, इनका सब सेट हो जाता है, पता नहीं हम लोग का ही सेट क्यों नहीं हो पता रहा नहीं है। क्यों लोग सही कह रहे हैं। जो हाँ भाई, जो नवीन जी कुछ कह रहे थे, आप बोलिए। ब्रजेश जी देखिए, अच्छा बताओ, मैंने गलत कहा? नहीं, आपने कहा। देखिए ब्रजेश जी, एक बहुत सीधी सिंपल सी चीज है। अभी बात हो रही थी कि प्रायोरिटी क्या है सरकार की। निश्चित रूप से सरकार की प्रायोरिटी उन 80 करोड़ लोगों को जो अपना रोजगार जिनका छूट चुका है, जिनकी अर्थव्यवस्था का कोई साधन नहीं है, उनके जीवन यापन की व्यवस्था करना, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था करना। अभी बजट की बात हो रही थी, हमने स्वास्थ्य क्षेत्र में 137% अपने बजट को बढ़ाया। सरकार की प्रायोरिटी आज लोगों की जान माल की रक्षा, लोगों के जीवन यापन। सुन लीजिए जरा बहन जी, सुन लीजिए, आप बहुत गंभीर विषय चर्चा है। रही बात, सुची जी कह रही थी कि सरकार विभिन्न विषयों पर बोल रही है, आज़ादी की भी उन्होंने बात की। अब मैं देख रहा हूं कि उनके पार्टी के संगठन की जो सरकार चल रही है महागाड़ी की, महाराष्ट्र में लता दीदी, सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों पर भी ट्वीट किया आपने, देश के पक्ष में कैसे कर दिया, इसके लिए पुलिस जांच हो रही है। तो ये आज़ादी इनकी है। अपराधियों की बात करेंगे, मुख्तार ऐसे अपराधी को जो है पंजाब में इनकी सरकार है संरक्षण देकर बैठाई है कि वो यूपी नहीं भेज सकते हैं। तो ये सब विषय नहीं बात है, आज विषय है कि क्या प्रायोरिटी और सरकार क्या कर रही है। दाम बांधने में नाकाम है। अभी इस सच को स्वीकारने में आपने बहुत अच्छी बात कही, जिंदल साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही कि आज क्रूड ऑयल जो है वो 60 रुपए डॉलर है, भविष्य में बढ़ सकता है। तब सरकार क्या करेगी? क्या तेल और डीजल के दाम जो है, पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपए से अधिक होंगे? मैं ये बताना चाहता हूँ, आपके प्रश्न का जवाब सुशील चंद्र त्रिपाठी जी ने पहले ही दे दिया था कि क्रूड ऑयल की कीमत पूरे तेल की प्राइस निर्धारित करने के 3 घटकों में से एक है। हमें क्रूड से कोई मतलब नहीं है, सऊदी दे रहा है, ईरान दे रहा है, हमें कोई मतलब नहीं, हमें सस्ता चाहिए बस, इसकी व्यवस्था करिए। लेकिन इस देश में 80 करोड़ लोगों की जान सस्ती नहीं है। अरे हम अगर 80 करोड़ लोग अचानक से प्रकट हुए हैं, हम उस भारत को चीजें हैंडल करना नहीं आता है, नारा देता है, आपको पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन आता नहीं है तरीका, खर्चों को और आप 80 करोड़ लोगों को याद लेकर बैठते हो। 80 करोड़ लोगों को सामान महंगा मिल रहा है, किचन की महंगा मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। लोगों के जीवन यापन के लिए हमको जो भी त्याग करना होगा हम त्याग करेंगे। कांग्रेस और त्याग एक दूसरे के अनुपूरक नहीं है। ये परिवारवादी लोग हैं, ये वंशवादी लोग हैं, इन्होंने विकास के नाम पर सिर्फ अपना और अपनों का विकास किया है, इसलिए इसे त्याग की अपेक्षा मत करिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को विश्वास है कि इस देश की 130 करोड़ आबादी में कुछ चंद कांग्रेसियों को छोड़ दीजिए तो सारे लोग देश की जनसंख्या का जरीन जी बोलिए, करने के लिए तैयार है। जरीन जी बोलिए। नवीन जी, अभी आपने कहा कि हमें अपने खर्चे कम करने हैं, नए संसद भवन निर्माण की क्या जरूरत थी कोरोना काल में? आपको लोगों को कम से कम खाने को तो दीजिए, उनको जिंदा रहने को तो दीजिए, 2 वक्त की रोटी तो दीजिए प्लीज। जो जरूरी चीजें वो सारी चीजें सरकार कर रही है। नए संसद भवन की क्या जरूरत थी? चाइना के खिलाफ लड़ाई के लिए हथियार को आप खर्चे कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। आप चाइना बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर पर आपके लिए गरीब लोग प्रायोरिटी नहीं होंगे, आपके लिए। अरे उन्हीं गरीब को खाना आपने महंगा किया है, उन्हीं गरीब को खाना महंगा किया है। सरकार की प्रायोरिटी है कि हम देश की 130 करोड़ जनता में जो लोग जरूरतमंद है उनको मुफ्त राशन उपलब्ध कराएं, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएं। शुक्रिया। आपकी प्रायोरिटी जो होगी वो अपने पास रखिए। प्लीज वेट भाई। आकाश जिंदल जी, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है या कंप्लीट मिसमैनेजमेंट है या फिर बाजारों के
कि प्राइवेट सेक्टर ने कब्जा कर लिया इस पे, कालाबाजारियों ने। देखिए ब्रजेश जी, यहां मैं कहूंगा, हमारे मित्र ने बीजेपी से ये कहा कि अगर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ते हैं तो टैक्स कम किए जाएंगे। मैं इनसे कमिटमेंट मांग रहा हूं, अगर क्रूड ऑयल $66 पर बैरल होता है, क्या आप एक्साइज कम करेंगे? जहां तक गवर्नमेंट की बात है, देखिए गवर्नमेंट की मैं एक चीज में तारीफ करूंगा, इनकी सरकार हमारी इकोनॉमी को 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाया है इनकी सरकार ने, उसमें मैं मोदी साहब को मुबारकबाद देता हूं। बट क्रूड ऑयल के मामले में, डीजल पेट्रोल के मामले में इनकी सरकार के जो है, इससे मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूं। एक्साइज ड्यूटी को जिस तरीके से लगातार बढ़ाते हैं ये लोग, ये एक्साइज ड्यूटी, मैंने इनसे एक प्रश्न पूछा था कि बाकी सरकारों ने स्टिमुलस दिया है, आपने टैक्स किया है, इसके पीछे लॉजिक क्या है वो तो बता दीजिए। ऑल अदर गवर्नमेंट्स हैव गिवन स्टिमुलस टू देयर पीपल, यूएस इज एक्सपेक्टेड टू गिव गरीब आदमी को कैसे सस्ता भोजन मिले, आप बता दीजिए सरकार कोरोना संक्रमण काल में अपना रेवेन्यू कहां से बढ़ाएगी, जरा इसके भी आप बिल्कुल हमारे घर की थाली वाली कर दोगे। आप प्रशासन को सुझाव दीजिए कि सरकार टैक्स कम करे, इस पर विचार व्यक्त करिए। सुशील चंद्र त्रिपाठी साहब इतने साल रेवेन्यू के और उसके सेक्रेटरी रहे, इनको भी कुछ राय व्यक्त करने दीजिए। हम भाजपा के लोग स्वीकार कर सुधार करने में विश्वास रखते हैं। अगर कोई महंगाई बढ़ी है, इसको कम कैसे करोगे? आप सुझाव को रखिए। महंगाई कम कैसे होगी बताइए? आप सुझाव को दीजिए कि हाँ महंगाई कम कैसे होगी नवीन जी? ड्यूटी पेट्रोल डीजल पे कम करनी महंगाई कम कैसे होगी ये बताइए मुझे। कहां से जनरेट होगा? मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, एक सेकंड नवीन जी, एक सवाल का जवाब दीजिए, महंगाई कम कैसे होगी बोलिए। ब्रजेश जी, नवीन जी, आज लोगों की कमाई कम हो रही है, जीडीपी ग्रोथ कमाई कम हो रही है, -7.7% है। लेकिन ये सामान्य बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहनों भाइयों, जो डीजल और पेट्रोल 29-30 रुपए 32 रुपए के आसपास आपको मिलना चाहिए, या जिसकी वास्तविक कीमत रिफाइन होने के बाद आती है, उसके बावजूद ये आपको 86 रुपये और 76 रुपये में पेट्रोल और डीजल प्राप्त हो रहा है। सरकार इस पर जो टैक्स है वो 2 गुने से ज़्यादा का टैक्स लगाती है, जिसके कारण ये महंगाई बढ़ी हुई है। तो जब पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतें बढ़ेंगी तो निश्चित तौर पर उसका असर रोज़मर्रा की ज़रूरत की वस्तुओं पर, सब्जियों पर, फलों पर निश्चित तौर पर आएगा, खाद्यान्न वस्तुओं पर भी आएगा, क्योंकि माल ढुलाई बढ़ेगी तो खर्चे भी बढ़ेंगे। और बाजार चूंकि प्राइवेट लोगों के हाथों में नियंत्रित है, इसलिए महंगाई बेकाबू है। तो आने वाले समय में अगर ये महंगाई और बढ़े तो अपने घरों का बजट नियंत्रित करिए, अपने खर्चों में कटौती करिए, क्योंकि आने वाले वक्त में महंगाई रुकेगी या थमेगी, ऐसा कोई वादा नवीन श्रीवास्तव ने या उनकी पार्टी ने नहीं किया है आपसे। लिहाजा आप अपने घरों का बजट और किचन खुद मैनेज करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।